हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? जैसा कि आप जानते हैं कि आज काफ़ी दिनों के बाद हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं और आपके सामने लेकर आए हैं क्लास 11 क्लास का पहला चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। क्या है ये सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री? एक्चुअली आपका पहला चैप्टर है और ये बहुत ही फंडामेंटल चैप्टर है। ये क्लास 11 का वो चैप्टर है जो आपको सबसे पहले केमिस्ट्री के अंदर पढ़ाया जाता है और यहीं से बहुत सारे फंडामेंटल रूल आपके क्लियर होते हैं या फंडामेंटल जो आपकी सीरीज है वो आपको पता चलती है। ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है कि अगर हम इसे अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आपकी क्लास 11 की जो केमिस्ट्री का बेस है वो आपका बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा और उसके बाद फिर जब हम आगे केमिस्ट्री पढ़ना शुरू करेंगे, चाहे वो 11th की केमिस्ट्री हो चाहे वो 12th की केमिस्ट्री हो, तो ये केमिस्ट्री आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। चलिए आइए इस सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या चीज़ मिलती है। ठीक है, हमारा जो चैप्टर है वो है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसके अंदर सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो हमारा केमिस्ट्री है इसका मीनिंग क्या है। व्हाट द मीनिंग ऑफ केमिस्ट्री? तो अगर हम देखें तो ये हमारा दो वर्ड से मिलकर बना है, केम प्लस हिस्ट्री। ये एक लैटिन लैंग्वेज है जिसमें केम का मतलब आता है सॉइल और हिस्ट्री मीनिंग देता है स्टडी। तो एक्चुअल में सॉइल की ही स्टडी करना, हमारा सॉइल स्टडी ही एक्चुअल में केमिस्ट्री कहलाता है। इसी के साथ साथ हमें ये बात भी ध्यान रखनी है कि जो सॉइल होता है एक्चुअल में ये मैटर है। क्या होता है मैटर? आगे इसको हम डिस्कस करेंगे। अभी समझ लीजिए कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मैटर की स्टडी करना ही एक्चुअल में हमारा केमिस्ट्री कहलाता है। मैटर के लिए आपको दो कंडीशन चाहिए होती हैं। अगर ये दो कंडीशन आप फुलफिल करते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप मैटर के ऊपर बात कर रहे हैं। ये यूं कहूं कि अगर मैं मैटर की डेफिनेशन देना शुरू करूं तो मैटर की डेफिनेशन दो कंडीशन के ऊपर दी जा सकती है, जिसमें पहली कंडीशन आती है ऑक्यूपाई स्पेस, और अगर मैं दूसरी कंडीशन की बात करूं तो वो आती है हैविंग मास या फिर कहो वेट। गौर करने की बात इसके अंदर यह है कि अगर आप इन दो कंडीशनों को किसी भी चीज के ऊपर अप्लाई करते हो, चाहे आप ऑक्यूपाइड स्पेस लाते हो या हैविंग मास और वेट लाते हो, तो ये दोनों ही कंडीशन आपको मैटर को रिप्रेजेंट करेंगे। कोई भी इस दुनिया के अंदर जितनी भी चीजें हैं, अगर वो ऑक्यूपाई करती हैं किसी स्पेस को या उसके अंदर है मास या वेट, दैट इज कॉल्ड मैटर। यही दो कंडीशनें मैंने आपके नीचे लिखी हैं, उसी में आपको ये बात बताई जा रही है। बहुत ही ध्यान देने की बात यह है कि अगर ये दो कंडीशनें आपको अप्लाई करती हैं किसी भी चीज के ऊपर, दैट इज कॉल्ड मैटर। तो पता ये चला कि एक्चुअल में मैटर की स्टडी ही हमारा केमिस्ट्री कहलाता है। बहुत सारे साइंटिस्ट आप इसमें देखेंगे कि जो आए हैं और उन्होंने इसके ऊपर अपनी डेफिनेशन दी है, लेकिन सबसे अच्छी डेफिनेशन जो दी गई है वो जॉन डाल्टन के द्वारा दी गई है। एक हमारे बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है जॉन डाल्टन। जैसा कि मैं आपको समझा पा रहा हूं, डाल्टन ने अपनी थ्योरी दी है जिसे हम कहते हैं डाल्टन्स थ्योरी। क्या है डाल्टन्स थ्योरी? इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम बात करेंगे। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि बहुत सारे साइंटिस्ट आए हैं जिन्होंने इसके ऊपर अपनी थ्योरी दी है, लेकिन उन साइंटिस्टों में सबसे अच्छी थ्योरी जो मानी गई है वो जॉन डाल्टन की मानी गई है। जॉन डाल्टन ने हमें बताया कि इस दुनिया के अंदर जितनी भी थिंग्स हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, वो छोटे 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 पार्टिकल से मिलकर बनी हैं और उन छोटे छोटे पार्टिकलों को एक्चुअल में एटम कहा जाता है। पहली थ्योरी जो इन्होंने एटम के बारे में दी वो ये दी कि इस दुनिया के अंदर जितने भी पार्टिकल हैं, जितनी भी थिंग्स हैं,
चाहे वो आपकी चेयर हो, चाहे वो मेरा ये पेन हो, चाहे वो मेरी खुद की बॉडी हो, चाहे मेरे लगा हुआ ये माइक हो, या किसी ये मोबाइल फ़ोन जिससे ये वीडियो शूट हो रही है, वो स्टैंड जिस पे ये मोबाइल फ़ोन रखा हुआ है, A to Z इस दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी हमारी कहलाती हैं कि वो छोटे छोटे एटम से मिलकर बनी है। क्या है ये एटम? एटम इस दुनिया का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिनसे हर चीज मिलकर तैयार होती है। इसी के साथ साथ हमें ये बात भी देखने को मिलेगी कि किस तरीके से हम एटम को अंडरस्टूड करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटम? जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि एटम वो छोटे से छोटा पार्टिकल है जिससे ये पूरा समाज, ये पूरी दुनिया, ये पूरा यूनिवर्स बनकर तैयार होता है। एक्चुअली में होता क्या है कि इस दुनिया के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अवेलेबल तो हैं लेकिन हमें उनके बारे में पता नहीं है। अवेलेबल तो हैं लेकिन हमें उनके बारे में पता नहीं है। वो उसमें से एक है एटम। एटम आपकी बॉडी के अंदर भी है, मेरे पेन के अंदर भी है, इस चेयर के अंदर भी है, ये जो बोर्ड है इसके अंदर भी है, जिससे मोबाइल जिससे ये वीडियो शूट हो रही है उसके अंदर भी एटम है। तो पहली थ्योरी डाल्टन ने अपनी दी है कि ये दुनिया जो बनी है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है जिसको एटम कहा जाता है। दूसरी बात जॉन डाल्टन ने ये बताई, बल्कि जॉन डाल्टन से ये सवाल किया गया, क्वेश्चन करने वालों ने ये क्वेश्चन किया कि जॉन डाल्टन अगर आप ये कह रहे हैं कि ये पूरी की पूरा यूनिवर्स एटम से मिलकर बना है तो फिर बताइए कि सब चीजें अलग अलग क्यों दिखाई देती? आप जानते हैं ना कि क्रॉस क्वेश्चन करने वाले बहुत होते हैं। उसी में एक क्रॉस क्वेश्चन करने वाले ने क्वेश्चन किया कि जॉन डाल्टन अगर आप ये बता रहे हैं कि इस दुनिया के अंदर जितनी भी चीजें मिलकर बनी हैं वो सारी की सारी एटम से मिलकर बनी है, तो फिर हमें ये बताइए कि फिर ये चेयर दिखने में अलग क्यों है, ये पेंसिल दिखने में अलग क्यों है, ये बॉडी दिखने में अलग क्यों है, ये मोबाइल फोन देखने में अलग क्यों है, जबकि ये कहा जा रहा है कि ये सारा का सारा एटम से मिलकर बना है। यानी सब कुछ बना हुआ तो एटम से है लेकिन उसके बावजूद भी हर चीज देखने में अलग अलग क्यों है? तो जॉन डाल्टन उसका जवाब देते हुए ये कहते हैं कि देखिए हर चीज मिलकर बनी तो एटम से है, लेकिन याद रखिए हर किसी चीज का जो एटम है वो अलग अलग है। पेन बना हुआ तो एटम से है लेकिन ये जिस एटम से बना हुआ है वो एटम अलग तरीके के। ये चेयर बनी हुई तो एटम से है लेकिन ये जो एटम है चेयर के वो बिल्कुल अलग तरीके के। मेरी बॉडी के जो एटम हैं वो अलग हैं, आपकी बॉडी के जो एटम हैं वो अलग हैं। यही वजह है कि आप दिखने में अलग तरीके से दिखाई देते हैं और मैं दिखने में अलग तरीके से दिखाई देता हूँ। ये वो जवाब था जो जॉन डाल्टन ने अपनी सेकंड थ्योरी के अंदर हमें दिया। एक तीसरा क्वेश्चन जॉन डाल्टन से ये करा गया कि जॉन डाल्टन बताइए कि आपका जो एटम है, जिसे आप एटम कहते हैं, ये एटम कितना बड़ा है, क्या हम इसे देख सकते हैं? जॉन डाल्टन उसका जवाब देते हुए कहते हैं एनसीईआरटी इसे बहुत अच्छे से डिटेल में लाती है। जब आप अपनी एनसीईआरटी की बुक पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि एनसीईआरटी आपको बताएगी कि ये एटम इतना छोटा है कि अगर एक एटम उठा के आपके पाम पे रख दिया जाए और आप उसे अपनी नेक्ड आई से देखें तो आप उसे अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक एटम नहीं बल्कि अगर करोड़ों लाखों एटम भी अगर आपके पाम के ऊपर रख दिए जाएं तब भी उसे आप अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते। इतना स्मॉलेस्ट एटम होता है। बात समझ में आ रही है? क्या है ये एटम? एटम वो है जिससे पूरी दुनिया मिलकर बनी है। कितना छोटा है? इतना छोटा है कि अगर उसे हमारे पाम के ऊपर रख दिया जाए तो हमें दिखाई नहीं देगा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए हम इसे देख सकते हैं। उसी के साथ साथ जॉन डाल्टन ने एक बात ये भी बताई कि इस दुनिया के अंदर जितनी भी तरीके की चीजें होती हैं उन सब के जो एटम होते हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं। आइए अब हम बात करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर। क्या है ये एटॉमिक स्ट्रक्चर? किस तरीके से हम एटम को पहचान सकते हैं, किस तरीके से हम एटम को देख सकते हैं, वो सारी की सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। बताया गया कि एटम का एक न्यूक्लियस होता है, एक सेंटर होता है और उस सेंटर के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाम के और छोटे पार्टिकल होते हैं। बड़ी ही गौर करने की बात है और बड़े ताज्जुब की बात यह है कि अभी हम पीछे ये बताकर आ रहे हैं कि ये जो एटम है ये स्मॉलेस्ट है,
लेकिन यहाँ हमें देखने को मिल रहा है कि उसके न्यूक्लियस के अंदर, एटम के न्यूक्लियस के अंदर भी और छोटे पार्टिकल हैं जिन्हें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहा जाता है। अगर मैं चार्ज की बात करूं तो न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। यही वजह है कि कहीं कहीं आपको न्यूक्लियस इस तरीके से भी देखने को मिलेगा कि न्यूक्लियस होगा और उसके ऊपर प्लस का साइन होगा। यह आपका प्रोटॉन के प्लस की वजह से होता है, बिकॉज ऑफ वी नो वेरी वेल कि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता जबकि प्रोटॉन के ऊपर प्लस का चार्ज होता है। आगे बढ़ेंगे और हमें ये भी बताया गया कि खाली न्यूक्लियस ही नहीं होता एटम के अंदर, बल्कि इसके चारों तरफ ऑर्बिटल्स होती हैं और उन ऑर्बिटल्स के अंदर एक और पार्टिकल होता है जिसे हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वो इसके चारों तरफ राउंड करता रहता है। तो जरा गौर करें। तो हमारे पास क्या है, एटॉमिक मॉडल है। तो आज की क्लास में हमने सीखा कि किस तरीके से हमें एटॉमिक मॉडल पता चला और एटॉमिक मॉडल के अंदर हमें ये पता चला कि एटम का एक न्यूक्लियस होता है और उसके ऑर्बिटल होते हैं और ऑर्बिटल में किस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है वो राउंड करते रहते हैं। तीन स्मॉलेस्ट पार्टिकल के बारे में हमें पता चला। नंबर 1 पे हमारे पास आया इलेक्ट्रॉन E-, दूसरे नंबर पे हमारे पास आया प्रोटॉन जिसे मैं P+ कहता हूं, और थर्ड नंबर पर हमारे पास आया न्यूट्रॉन जो कि न्यूट्रल है, ना प्लस का चार्ज है ना प्लस का चार्ज है ना माइनस का चार्ज है। न्यूट्रॉन हो गया है, प्रोटॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया। ये तीन पार्टिकल हमें एटम के अंदर अवेलेबल मिलते हैं। इसी के साथ साथ हमें यहाँ पर एक बात ये भी समझनी पड़ेगी कि कौन सा स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम के कौन से पार्ट्स में अवेलेबल होता है। उसके बारे में मैंने आपको बताया कि ये जो न्यूट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, प्रोटॉन भी न्यूक्लियस के अंदर होता है और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एक्चुअल में ऑर्बिट में होता है। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के अंदर होता है और आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों के दोनों आपके न्यूक्लियस में अवेलेबल होते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियस को पॉजिटिव माना गया है। कहीं कहीं आप इस तरीके से न्यूक्लियस बराबर देखेंगे और उसके चारों तरफ आप ऑर्बिटल देखेंगे, वहां पर आप समझ जाइएगा कि न्यूक्लियस के ऊपर जो प्लस का साइन है वो इस प्रोटॉन की वजह से है। अगर प्रोटॉन हटा दिया जाए तो न्यूक्लियस के ऊपर से प्लस का साइन हट जाएगा। जैसा कि मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, गौर करें कि यहाँ पर जो प्लस का साइन है वो सिर्फ और सिर्फ इस प्रोटॉन की वजह से है। अगर प्रोटॉन को हटा दिया जाए तो न्यूक्लियस के ऊपर से पॉजिटिव साइन हट जाएगा और बचेगा क्या, कुछ नहीं, क्योंकि न्यूट्रॉन के ऊपर ऑलरेडी क्या होता है, कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन हमारा न्यूट्रल होता है। अगर इतनी बात समझ में आई है तो आप आगे बढ़ने की हम कोशिश करेंगे और देखेंगे कि अब हमें अगली चीज क्या पता चलती है। देखिए, एटम जो होते हैं वो आपके अवेलेबल होते हैं किसी भी एलिमेंट के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं, अगर मैं आपसे हाइड्रोजन की बात करूं तो इसका जो सिंबल होता है वो H होता है। क्लियर है? हर एलिमेंट के अंदर एक खासियत ये होती है कि एक उसका एटॉमिक नंबर होता है जिसे हम कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक उसका एटॉमिक मास नंबर होता है जिसे हम कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं। जरा गौर करें, एक होता है एटॉमिक नंबर, इसे कैपिटल Z से रिप्रेजेंट किया जाता है, और एक होता है एटॉमिक मास नंबर जिसे हम कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं कहीं एटॉमिक मास नंबर को ओनली मास नंबर भी कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ये भी इसे ही रिप्रेजेंट करेगा। वेट नंबर, मास नंबर, एटॉमिक मास भी बोल सकते हैं। एटॉमिक व्हाट द एटॉमिक मास, वो भी यही है।
ये सब कैपिटल ए को ही रिप्रेजेंट करते हैं। जरा गौर करें, अगर मैं एटॉमिक नंबर की बात करूं तो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है कि Z इक्वल होता है E माइनस और इक्वल होता है P प्लस। अगर मैं कैपिटल ए की बात करूं तो A इक्वल होता है N प्लस Z। देखें, Z इक्वल है E के और E इक्वल है P के। क्या बात पता चली कि जितना एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होगा उस एलिमेंट के ऑर्बिटल में उतने ही इलेक्ट्रॉन राउंड कर रहे होंगे और उसके न्यूक्लियस में उतने ही प्रोटॉन अवेलेबल होंगे। यानी अगर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एलिमेंट के पता चल जाए तब भी हम एटॉमिक नंबर को गेट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, या अगर हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन पता चल जाए तब भी हम एटॉमिक नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि Z इक्वल होता है E के और E इक्वल होता है P के। जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे और मजे की बात यह है कि उसके अंदर उतने ही प्रोटॉन अवेलेबल होंगे। बस यही बात हमें अपने जहन में रखते हुए केमिस्ट्री को पढ़ना है कि जब तक हमें हर चीज का फंडामेंटल बेस पता ना चल जाए तब तक हमें उसके अंदर मजा नहीं आता। देखिए, कोई भी सब्जेक्ट हो, मैं पहले भी अपनी वीडियो के अंदर ये बात बता चुका हूँ कि कोई भी सब्जेक्ट हो, जब तक आपको उसका फंडामेंटल नहीं पता होगा, जब तक आपको उसका बेस नहीं पता होगा, आपको वो सब्जेक्ट पढ़ने में मजा नहीं आएगा। और ये शर्त, ये कंडीशन सिर्फ केमिस्ट्री के लिए अवेलेबल नहीं है, बल्कि आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें, जब तक आपको उसका फंडामेंटल क्लियर नहीं हो जाता तब तक आपको पढ़ने में मजा नहीं आएगा। मैंने बताया जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, उतने ही प्रोटॉन होंगे। बात आ रही है समझ में? अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसे अभी हटा लूं, बल्कि मैं अभी स्लाइड में बात करूं, हमने पढ़ा Z इक्वल है E के और इक्वल है P के। P के ऊपर मैं प्लस लगाऊंगा क्योंकि प्रोटॉन हमेशा पॉजिटिव में रहता है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर मैं माइनस लगाऊंगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा माइनस में रहता है। तो एक क्वेश्चन अगर मैं आपसे कहूं कि आप करने की कोशिश कीजिए तो मैं ये कहूंगा, एन एलिमेंट हैव 20 proton, find atomic number, जिसे हम कैपिटल Z बोलते हैं। जरा गौर करें, क्वेश्चन हमारे पास है एन एलिमेंट हैव 20 प्रोटॉन। एक एलिमेंट है, हमें नहीं पता वो कौन सा एलिमेंट है, लेकिन वो कंटेन करता है 20 प्रोटॉन। यहाँ पर क्वेश्चन में आप ये भी लिख सकते हैं हैव 20 प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस। बात तब भी हुई है क्योंकि अभी ऑलरेडी हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं कि प्रोटॉन जहां भी रहेगा वो जगह कहलाएगी न्यूक्लियस, क्योंकि प्रोटॉन हमेशा न्यूक्लियस के अंदर ही रहता है। इसलिए आप इसे लिखें या ना लिखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि बात प्रोटॉन की चल रही है। एन एलिमेंट हैव 20 प्रोटॉन, तो आगे कहा जा रहा है फाइंड द एटॉमिक नंबर। आप जानते हैं कि जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही प्रोटॉन होते हैं। अगर हमें प्रोटॉन के नंबर पता है तो हमें ऑटोमेटिक एटॉमिक नंबर पता चल गया। आई कैन से Z इक्वल होता है P प्लस के, देन Z इक्वल है 20। आंसर आपके सामने। अगर मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और बढ़ाने की कोशिश करूं तो मैं यहाँ पर एक चीज ये भी कह सकता हूँ, एन एलिमेंट हैव 20 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं प्रोटॉन की जगह इलेक्ट्रॉन को यूज कर लूं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अगर मैं आपसे कहूं फाइंड एटॉमिक नंबर, अब भी बात वही रहेगी, बस फर्क इतना आएगा कि यहां पर मैं लिखूंगा Z इक्वल होता है E माइनस के। कैसे? ये रहा, Z इक्वल होता है E माइनस के। तो जब इलेक्ट्रॉन 20 है तो एटॉमिक नंबर भी 20 होगा। यानी हमें या तो प्रोटॉन की वैल्यू पता चल जाए या हमें इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पता चल जाए, हमें दोनों में से किसी की भी वैल्यू पता चल जाए तो हमारे पास ऑलरेडी एटॉमिक नंबर आ जाता है। बहुत अच्छे से समझ लीजिए, जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होंगे और उतने ही न्यूक्लियस में प्रोटॉन होंगे। Z इक्वल होता है E के और E इक्वल होता है P के। इसी तरीके से आप अपनी केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। पीछे देखें, अब हम बात करेंगे एटॉमिक मास के ऊपर। एटॉमिक मास नंबर कैपिटल A, एक फार्मूला हमारे सामने लिखा हुआ है, एटॉमिक मास इक्वल होता है
एडिशन ऑफ न्यूट्रॉन एंड एटॉमिक नंबर। बताइए न्यूट्रॉन कहाँ होता है? तो आप कहेंगे सर अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं अपनी वीडियो के अंदर कि न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। तो जरा देखें न्यूक्लियस ऑफ एटम, जो कि न्यूट्रॉन को काउंट कीजिएगा और एटॉमिक नंबर को काउंट कीजिए और दोनों को ऐड कर दीजिए। एटॉमिक नंबर को लीजिए और न्यूट्रॉन को लीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, ऑटोमेटिक आपके पास एटॉमिक मास नंबर आ जाएगा। मास नंबर इक्वल होता है न्यूट्रॉन प्लस एटॉमिक नंबर। तो इस तरीके से आज हमने यहाँ तक की बात की है। इसके आगे की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हमारे साथ बने रहिए। और उन बच्चों के लिए खासतौर से उन स्टूडेंटों को मैं कहूँगा जिनकी केमिस्ट्री पूरी तरह वीक है और जो केमिस्ट्री को बेस से समझना चाहते हैं और अपनी केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी क्लास है। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।